Hello, good morning everyone. So today I'm going to teach you chapter number 2 of macroeconomics, basic concepts of macroeconomics. So first of all, let me teach you domestic territory or economic territory. Actually, there is a difference between geographical boundary and domestic territory. Normally, geographically, we are aware about the borders and boundaries of India. But here in economics, there is a little difference between like political frontiers and domestic territory, right? So let's begin with ships and aircrafts owned and operated by normal resident between two or more countries. What does this mean? कि ships and aircrafts owned and operated by normal resident. Before telling you this, let me tell you what do you mean by normal resident? Who are normal resident? Just a minute. Let me tell you. Yes. If I ask you who are normal resident, then normal resident. For being a normal resident, two conditions must be fulfilled. Number one, that person reside in a country for a year or more. A person should reside in a country for a year or more, एक साल या उससे ज़्यादा, and his or her economic interest lies in that particular country. Right. So this is the normal resident. Who are normal resident of a country? A person who reside in a country for a year or more and whose economic interest lies in that particular country. उस कंट्री में एक साल से ज़्यादा रहना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ रहने से काम नहीं चलेगा. इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब वो काम भी उसी कंट्री के लिए करेगा, तभी वो नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा. अब मैं जब आपको समझाऊंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा. अभी फिलहाल हम बात करते हैं नॉर्मल रेजिडेंट के बारे में, नहीं डोमेस्टिक टेरिटरी के बारे में. शिप्स एयरक्राफ्ट ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट. शिप्स या एयरक्राफ्ट जो ओन्ड एंड ऑपरेटेड कौन कर रहा है? नॉर्मल रेजिडेंट. नॉर्मल रेजिडेंट अब आपको पता ही चल गया कौन है नॉर्मल रेजिडेंट. अ पर्सन हु रिसाइड इन अ कंट्री फॉर अ ईयर और मोर एंड हिज और हर इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट पर्टिकुलर कंट्री. राइट. चलिए अब हम आगे आते हैं. आगे वो क्या कह रहे हैं कि पहली बात तो हमारी वाली फिनिश हो गई है कि हिज और हर इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री. उसके अलावा एग्जाम्पल देखिए, प्लेन्स ऑपरेटेड बाय एयर इंडिया. एयर इंडिया का प्लेन ऑपरेट हो रहा है. अब चाहे वो कहीं भी किसी भी रशिया जापान कहीं भी जा रहा हो और बीच में दुनिया भर की कोई भी कंट्रीज पड़े, लेकिन सिर्फ उस पर्पस के लिए वो एयर इंडिया का प्लेन, उसका स्टाफ क्या है, वो डोमेस्टिक टेरिटरी. सिर्फ उस पर्पस के लिए, ये नहीं कि वो वैसे चले जाएंगे तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाएगा. नहीं. अगर सिंगापुर एयरवेज है सपोज करिए, वो इंडिया और जापान में ट्रैवल कर रही है, इंडिया टू जापान, जापान टू सपोज कुछ, अब वाई बीच में बहुत सारी कंट्रीज पड़ रही हैं, उस पर्टिकुलर पर्पस के लिए अगर सिंगापुर एयरवेज की जो डोमेस्टिक टेरिटरी है वो इंडिया भी है, जापान भी है. आगे मेरी बात समझ में. सो अगर हम डोमेस्टिक टेरिटरी के बारे में बात करें, बट वो ओन एंड ऑपरेट किसका होना चाहिए? नॉर्मल रेजिडेंट. तो जहां वो जा रहा है सर, लेकिन उस पर्पस के लिए वो उसकी डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाएगी. नेक्स्ट है फिशिंग वेसल्स, oil and natural gas rigs and floating platforms operated by resident of a country in the international water where they have exclusive rights of operation. फिशिंग वेसल हो गया, या फिशरमैन आपने पता ही जाते हैं फिशिंग करने. ऑयल वगैरह आपको पता ही ओशन वगैरह से निकलता है जिसमें कोई बाउंड्री नहीं होती है. इंटरनेशनल वाटर है, कोई बाउंड्री तो होती नहीं है उसके अंदर. उनका एक्सक्लूसिव राइट होता है कि वो वहाँ जाके फिशिंग या फिर वो ऑयल जो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. सो उसके अंदर भी लाइक फिशिंग बोट्स ऑपरेटेड बाय इंडियन फिशरमैन इन इंडियन वाटर, तो इन इंडियन ओशन विल बी कंसिडर एज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया. यानी कि वो फिशिंग बोट जो कि कोई इंडियन फिशरमैन ऑपरेट कर रहा है किसी भी इंडियन ओशन में, किसी भी मतलब ओशन में, राइट, मतलब आसपास हमारी कंट्री के, तो वो सिर्फ उस पर्पस के लिए वो उस फिशरमैन की डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाएगा. राइट. एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स ऑफ अ कंट्री लोकेटेड अब्रॉड. एम्बेसीज आपको पता ही है हर कंट्री की, जैसे हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की एम्बेसी हर कंट्री में है, ऐसी हर कंट्री की एम्बेसी इंडिया में अंदर है. ओके. कॉन्सुलेट्स होते हैं हमारे जो गवर्नमेंट होते हैं, जो बेसिकली अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं दूसरी कंट्री में जाके. ठीक है. वो दूसरी कंट्री में रहता है अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए.
फिर मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट होता है, वो लोग भी बॉर्डर क्रॉस कर लेते हैं, लेकिन वो जहां भी जा रहे हैं सिर्फ उस पर्पस के लिए, वो उसकी डोमेस्टिक टेरिटरी। जैसे कि एग्जांपल देती हूँ, इंडियन एम्बेसी इन जापान, इंडियन एम्बेसी इन जापान। तो जापान में जो हमारी इंडियन एम्बेसी है तो वो क्या कहलाएगी, जापान इंडियन एम्बेसी के लिए क्या है, डोमेस्टिक टेरिटरी। क्योंकि हम, अब आप कहोगे डोमेस्टिक टेरिटरी कैसा है, क्यों नहीं है, देखो आप मुझे बताओ कि नॉर्मल रेजिडेंट है जो अपनी कंट्री के लिए काम कर रहा है, ठीक है, और वो जापान में जा रहा है, जापान में एम्बेसी है, रशिया में एम्बेसी है, पाकिस्तान में इंडियन एम्बेसी है, तो सिर्फ उस पर्पस के लिए, उस एम्बेसीज के लिए, उस स्टाफ के लिए, उस पर्टिकुलर पर्पस के लिए वो डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाएगा। इतनी बात सबको समझ में आई? तो मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताए कि डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या इंक्लूड है, क्या क्या नहीं। ऑल द बेस्ट। चलिए जी, अब आते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या इंक्लूड नहीं होता है। अभी मैंने वही एम्बेसीज, कॉन्सुलेट और मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट ऑफ अ फॉरेन कंट्री, यहाँ हमने बात करी थी एम्बेसीज हमारी कंट्री की, कॉन्सुलेट्स हमारी कंट्री की, मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट हमारी कंट्री की जो दूसरी कंट्री में है, ठीक है। यहाँ हम कह रहे हैं फॉरेन कंट्री की, फॉरेन एम्बेसी। अगर मैं कहूँगी इंडिया में रशियन एम्बेसी है, इंडिया में रशियन एम्बेसी है, तो रशिया के लिए जहाँ पर उसकी जहाँ पर इंडिया में किसी भी कंट्री में उसकी एम्बेसी है, उस पर्टिकुलर पर्पस के लिए वो उनकी डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाएगी, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी वो नहीं कहलाएगी। जापानीज एम्बेसी इन इंडिया इज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ जापान, हमारा नहीं कहलाएगा वो डोमेस्टिक टेरिटरी, वो किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाएगा, जापान की। ऐसी अगर मैं कहूँगी पाकिस्तानी एम्बेसी इन इंडिया, पाकिस्तानी एम्बेसी इन इंडिया, तो क्या कहेंगे हम, ये पाकिस्तान की डोमेस्टिक टेरिटरी है इंडिया, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी पाकिस्तान नहीं होगी, लेकिन किस पर्पस के लिए, सिर्फ उस एम्बेसी के लिए, राइट, क्योंकि सब लोग अपने अपनी कंट्री के लिए काम कर रहे हैं। नेक्स्ट आएगा हमारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक यूएनओ, WHO, पता ही IMF, वर्ल्ड बैंक, ये सब हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। लोग ये हमारी कंट्री की बाउंड्रीज के चाहे अंदर हो चाहे कहीं पर भी हो, लेकिन इसको हम डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं कहेंगे। याद रखने वाली चीज, कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो चाहे हमारी कंट्री के अंदर भी डिसाइड कर रही है, लेकिन हम उसको डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं करेंगे, बिकॉज दीज आर ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस। कैसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये, ग्लोबल। जैसे कि एक्सरसाइज आपको शायद समझ में आ जाएगा, एन इंडियन कंपनी इन लंदन, और ये आप ये मत दिमाग लगाना कि ये है, आप बस ये पॉइंट्स दिमाग में रखो कि ये जो मैंने आपको पॉइंट्स पढ़ाए हैं, क्या इन पॉइंट्स का डिस्कशन हो रहा है इस हेडिंग में, होगा तब तो आप सोचोगे, नहीं तो सीधा सीधा डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है। एन इंडियन कंपनी इन लंदन, इंडियन कंपनी लंदन में, तो क्या डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, वो हमारी नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इन इंडिया, माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस इंडिया में है, हमारी कंट्री के अंदर है कोई ऑफिस, तो वो तो डेफिनेटली डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाएगा, हमारी कंट्री के अंदर कुछ भी हो। कंपनी इन इंडिया ओन्ड बाय जापानीज, हमारी इंडिया के अंदर एक कंपनी है जो कि जापानीज ने ओन कर रखी है, तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाएगा क्योंकि हमारी कंट्री के अंदर है। ऑफिस ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज इन न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में है ऑफिस ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस, क्या मैंने आपको अभी तक कोई भी एग्जांपल में रिलायंस कोई ऐसी कंपनी का नाम लिया, नहीं लिया, तो नहीं आएगा। ब्रांच, अगर ये होता एम्बेसी इन न्यूयॉर्क, इंडियन एम्बेसी न्यूयॉर्क, तब हम कहते हैं हाँ होता, राइट। ब्रांच ऑफ फॉरेन बैंक इन इंडिया, फॉरेन बैंक है उसकी ब्रांच इंडिया में है, हाँ तो डोमेस्टिक टेरिटरी है, जो भी कुछ इंडिया में है वो तो डोमेस्टिक टेरिटरी है ही। उसके अलावा जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए वो भी है। इंडियन एम्बेसी इन जापान, तो डेफिनेटली है ना, क्योंकि इंडियन एम्बेसी जो कि जापान में है। ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक इन चाइना, नहीं होगी। रशियन एम्बेसी इन इंडिया, तो रशिया की डोमेस्टिक टेरिटरी हुई ना, हमारी नहीं हुई। टाटा रेंटेड इट्स बिल्डिंग टू गूगल इन अमेरिका, टाटा ने अपनी बिल्डिंग गूगल को अमेरिका में दी है, तो ये भी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। आई होप दिस पॉइंट और दिस टॉपिक डोमेस्टिक टेरिटरी इज क्लियर टू यू ऑल। अब हम आगे आते हैं नॉर्मल रेजिडेंट। अभी मैंने आपको नॉर्मल रेजिडेंट बताया ही है बेटा, कि पर्सन हु रिसाइड इन अ कंट्री फॉर अ ईयर और मोर एंड हिज और हर इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट पर्टिकुलर कंट्री, तो ही हम उसको नॉर्मल रेजिडेंट बोलेंगे। ओके, यस। सो नाउ डोमेस्टिक टेरिटरी, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल रेजिडेंट, सो नॉर्मल रेजिडेंट के लिए 2 टॉपिक मैंने आपको बताई दिए कि शुड डिसाइड इन अ कंट्री फॉर अ ईयर और मोर, 1 साल या उससे ज्यादा उस कंट्री में रहना पड़ेगा और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी कंट्री में होगा। अब क्या क्या इंक्लूड होता है तो हमें पता चल गया, क्या क्या इंक्लूड नहीं होता है वो देखते हैं अब हम लोग। फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर्स, भाई डेफिनेटली कोई फॉरेन टूरिस्ट है हमारी कंट्री में घूमने के लिए आया है, चाहे वो अब कितने भी टाइम के लिए रहे, 1 साल या ज्यादा हो सकता है, उससे मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी आते हैं लोग, हॉलीडेज के लिए आते हैं, पढ़ने के लिए आते हैं, आपको पता ही है, लोग कॉन्फ्रेंसेस के लिए आते हैं, स्पोर्ट्स के लिए आते हैं। अब चाहे वो 1 साल या उससे ज्यादा रह जाए, यानी कि एक कंडीशन तो फुलफिल हो रही है,
हो सकता है वो हमारी कंट्री में 1 साल से कम रहे, तब तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन 1 साल या उससे ज़्यादा रह सकते हैं। लेकिन क्या उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारी कंट्री में होगा? नहीं होगा। वो तो अपनी कंट्री में रहते हैं, जहाँ किसी पर्पज से आए। वंस दैट पर्पज गेट फुलफिल्ड दे विल गेट बैक टू देयर ओन कंट्री। आगे मेरी बात समझ में? तो वो नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है। नेक्स्ट इज foreign staff of embassies, officials, diplomats and member of armed forces of a foreign country located in the given country। यानी कि अगर मैं फॉरेन कंट्री की बात करूं तो फॉरेन कंट्री की एम्बेसी, वहां के ऑफिशियल्स अगर हमारी कंट्री में आते हैं किसी काम से, तो हम उनको नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहेंगे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मैंने आपको बता ही दिया है, यूएनओ WHO आर नॉट कंसीडर्ड एज नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री इन विच दे ऑपरेट। अभी हमने पढ़ा था ना, यहाँ पर ना तो डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाएगा, और वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अगर कोई उसमें काम करता है, वो किसी भी कंट्री में रह रहा है, तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो वहाँ का नॉर्मल रेजिडेंट हो। ठीक है, उनको हम ट्रीट करते हैं नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंटरनेशनल एरिया। एम्प्लॉयज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आर कंसीडर्ड रेजिडेंट ऑफ द कंट्री टू विच दे बिलोंग टू। जहाँ का वो बिलोंग करता है वहीं के रेजिडेंट है। यानी कि सपोज करो कोई अमेरिकन है, वो इंडिया में रह रहा है, WHO में जॉब करता है, तो वो हमारी कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होगा, चाहे वो 5 साल भी रह ले। वाई? बिकॉज ही इज रिप्रेजेंटिंग हिज ओन कंट्री। एम आई क्लियर? नेक्स्ट इज क्रू मेंबर्स ऑफ फॉरेन वेसल्स, कॉमर्शियल ट्रेवलर, सीजनल वर्कर्स, जो कि किसी काम से आते हैं 1 साल या उससे ज़्यादा या कम जो भी है, और काम करके चले जाते हैं। बॉर्डर वर्कर्स, तो आपको पता ही है बॉर्डर पे जो काम करते हैं, कई बार होता है कि वो अपना बॉर्डर क्रॉस कर लेते हैं, तो उसका मतलब थोड़ा ना कि वो बॉर्डर क्रॉस करा तो वो उनका ये एरिया हो गया, नहीं, दैट डिपेंड्स। तो वो वहीं के नॉर्मल रेजिडेंट है। जैसा इंडियन आर्मी है, कहीं कहीं जाएगी, कहीं कहीं पर एक्वायर करेगी, तो ऐसा नहीं है कि वो वहीं की नॉर्मल रेजिडेंट बन जाएगी जहाँ जा रही है एक्वायर करने, नहीं, रहेगी तो वो इंडिया की ही नॉर्मल रेजिडेंट। अब देखते हैं आपको समझ में आया नहीं आया। इंडियन ऑफिशियल्स वर्किंग इन द इंडियन एम्बेसी इन USA। इंडियन ऑफिशियल्स जो है इंडियन एम्बेसी में काम करते हैं और USA में है, तो डेफिनेटली चाहे वो किसी भी कंट्री में काम करें, है तो इंडियन एम्बेसी का पार्ट, तो वो नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा। अ जापानीज टूरिस्ट हु स्टेज इन इंडिया फॉर 2 months, 2 महीने के लिए जापानीज टूरिस्ट हमारी कंट्री में रहे, तो हमारी कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है, वो अपनी ही कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट है। इंडियंस गोइंग टू पाकिस्तान फॉर वॉचिंग द क्रिकेट मैच, नहीं होगा डेफिनेटली। इंडियंस वर्किंग इन द UNO, देखो UNO लोकेटेड इन अमेरिका फॉर लेस देन 1 year, तो हमारी कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट है। इंडियन एम्प्लॉयज वर्किंग इन WHO लोकेटेड इन इंडिया, इंडियन एम्प्लॉय है और WHO में काम करता है, लेकिन वो इंडिया में ही है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फॉरेन टूरिस्ट विजिटिंग इंडिया फॉर अ मंथ टू सी द ताजमहल, हमारी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है। इंडियन मुस्लिम्स गोइंग फॉर द हज पिलग्रिमेज, हमारी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है। आई होप इतना सबको क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। थैंक यू एवरीवन। मुझे कमेंट करें अगर कोई डाउट हो। थैंक यू एवरीवन।